नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। देश में जहां भी किसानों की बात होती है, किसानों के हक की बात होती है, वहां एक नाम आपको जरूर देखने को मिलता है और वो नाम है राकेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जहां भी किसानों के धरने की बात होगी, किसानों के हक की बात होगी, सरकार से लड़ाई की बात होगी, किसानों को लेकर, वहां राकेश टिकैत हर टाइम हर वक्त मौजूद मिलते हैं। आज राकेश टिकैत से खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। धन्यवाद। अभी बजट, अंतरिम बजट आया, केंद्र सरकार ने पेश किया है, उसे कितनी आपको उम्मीद थी और किस तरीके का बजट है? क्योंकि अभी आपने कहा कि ये बजट ढकोसला है। देखो, ना तो हमें इनसे अब उम्मीद है जी, और ना किसानों को उम्मीद रखनी चाहिए, ना ये किसानों के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, ये तो आंदोलन होगा तो ये देश बचेगा, ये किसानों बचेगा। ये उद्योगपतियों की सरकार है। इस सरकार को एक पूंजीवाद का गैंग इस सरकार को चलाता है। उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके माध्यम से इन्होंने देश पर कब्जा कर लिया। ये देश के किसानों की जमीन लेंगे, नौजवान का हक छीन लेंगे, उसको नौकरियां नहीं देंगे, सस्ती नौकरियां उनको देंगे। क्योंकि इसी तरह से उन्होंने लेबर एक्ट में संशोधन करा है कि जिससे देश के उद्योगपतियों को सस्ती लेबर मिल सके। जी। तो 2024 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव, सभी पूरे देश की नजर 2024 पर है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं किसानों के लिए? सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं किसानों के लिए? देखो, किसान से सरकार से कुछ नहीं। आंदोलन अगर ठीक रहेगा तो कुछ जान बच सकती है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं। मतलब आपका कहना है कि अगर आंदोलन किसान नहीं करेगा तो सरकार बात नहीं सुनेगी। तो अगर ये मुजफ्फरनगर गन्ने की बेल्ट है, अभी मैंने सुना कि 20 रुपए भी गन्ना किसान के लिए बढ़ाए हैं। आपकी कितनी मांग? 20 रुपए कितने में बढ़े? क्योंकि देश को तो यही नहीं पता, वे 20 रुपए मानते हैं। भाई, बहुत लोग तो जो खास करके शहर में लोग रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि क्विंटल में कितने किलो होते हैं। ये 20 रुपए कितने पे बढ़े? हम कोई भी खरीद करते हैं तो केजी में खरीद करते हैं जी, और ये बड़े हैं क्विंटल पे 20 रुपए। तो 1 केजी पे कितना बढ़ा? 20 पैसे। 20 पैसे। ये 20 पैसे बढ़े, 20 पैसे पर केजी की बढ़ोतरी हुई है। 20 पैसे पर केजी के और क्विंटल के हिसाब से बात करें तो 20 रुपए की बढ़ोतरी। तो आप इससे संतुष्ट हैं या इससे ज्यादा और चाहिए था आपको? संतुष्ट हुआ करेगा, ये कोई है 20 पैसे की कोई बढ़ोतरी होती है? नहीं, सरकार तो क्विंटल पे बढ़ाया ना। सरकार ने जो जनता को बताया कि हमने क्विंटल पे 20 रुपए बढ़ा दिए। हाँ, 20 रुपए बढ़ा दिए क्विंटल पे। लागत कितनी आ रही? वही तो मेरा सवाल है कि आपका कितनी मांग है सरकार? देखो, मांग नहीं या कहाँ तक लागत किसान की पूरी होती है? लागत है, ये कहा था कि 450 रुपए के आसपास कर दे तो कुछ भला हो सकता है किसान का। काम तो उसमें भी नहीं चलता, लेकिन चलो चल जाए कुछ काम। अब ये 20 रुपए बढ़ाए पर क्विंटल, उतनी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, तो किसान का कोई गुजारा होने वाला इन चीजों में नहीं है। अच्छा, जो सरकार किसानों के लिए कर रही है उसमें क्या किसान का गुजारा नहीं होगा? क्या कर रही सरकार? तो अब ये बताइए मुझे, आप लंबे वक्त से किसानों के नेता हैं, किसान राजनीति करते आए हैं, तो इस सरकार में किसान की स्थिति बेहतर है या पिछली सरकारों में किसान की स्थिति बेहतर थी? क्योंकि सरकार का कहना था कि आय दोगुनी कर देंगे किसान की। हाँ, तो आय तो दोगुनी हुई, कर्जा दोगुना हो गया। कर्जा बढ़ा है, फसलों के दाम नहीं बढ़े, और जब तक फसलों के दाम नहीं बढ़ेंगे और कर्जा बढ़ेगा तो किसानों की जमीन बिकेगी। इनका प्लान है कि किसान की जमीन कैसे छीनी जाए। कर्जा आप दोगे, फसलों के दाम नहीं दोगे, किसान कर्जा बढ़ाता चला जाएगा, और एक दिन वो अपनी जमीन बेचेगा कर्जा उतारने के लिए। तो अभी भी जो नया बजट आएगा अभी अगले साल, उसमें कर्जा बढ़ाने की बात करेंगे। लोक लुभावन वादे तो इस बार भी कुछ नहीं किए गए। अभी नहीं, ये तो अग्रिम बजट होता है तो ये तो जब तक इलेक्शन होता है उसको चलाने के लिए ये करते हैं, इसमें ज्यादा बात होती भी नहीं। उससे पहले कर दे। देखो, एमएसपी गारंटी कानून है सबसे बड़ी चीज। जो भारत सरकार का एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, उस पर 50% जोड़ के उसको आप बढ़ा दो। उस पर आप गारंटी कानून ले आओ
कि कोई व्यापारी खरीद करेगा या सरकार खरीद करेगी, उसके कम पे खरीद नहीं होगी। लेकिन व्यापारियों को तो ये सस्ते में लुटाते हैं ना किसान के, वो कानून नहीं लेकर आएंगे। भाई एक सरकार ने एक भाव तय कर दिया, हम कह रहे हैं कि उस पर लीगल कानून बना दो आप कि इसके कम पे व्यापारी जिसको व्यापार करना होगा वो इसके कम पे खरीद नहीं करेगा। इसमें क्या दिक्कत है? सरकार को थोड़ा पैसे देने हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इस देश के किसानों को लूटेंगे, उसकी जमीन लूटेंगे। जितनी जमीन अब खरीद हो रही है तो व्यापारी खरीद करता जमीन। आप अक्सर सवाल उठाते हैं सरकार पर, हाँ जी। मौजूदा केंद्र सरकार है उन पर भी सवाल उठाते हैं, मौजूदा जो राज्य की सरकार है उस पर भी सवाल उठाते हैं, और अक्सर आपको कहते सुना गया है कि हमें ही जो है विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। तो क्या आप विपक्ष को इस लायक नहीं समझते, जो मौजूदा विपक्ष है इस देश में, कि वो आम आदमी की जो है लड़ाई लड़े या फिर सरकार से सवाल पूछ सके? वो अपनी लड़ाई लड़ लो, अपनी वोट बचाओ, अपने कैंडिडेट बचाओ। तो उन्हें तो पहले अपनी लड़ाई लड़ोगे ना। वे जब लड़ाई लड़ेंगे, खुद मजबूत हो जाएंगे, जब दूसरे की लड़ सकते हैं। पहले तो खुद ही डूबने लग रहे। तो 2024 में कुछ है कि विपक्ष जो है इस बार बीजेपी को हरा पाएगा? बीजेपी सरकार जो है वो विपक्ष के उसमें भी बैठी नहीं है, आपस में उनके सब संपर्क है। वो एक दूसरे को इकट्ठा नहीं होने देंगे। जैसे हरियाणा में 3 मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के लड़ेंगे, 2 मुख्यमंत्री चौटाला परिवार से लड़ेंगे, एक आम पार्टी का लड़ेगा, एक बीजेपी का लड़ेगा। तो कितने हो गए? 3 और 3 6 एक 7 मुख्यमंत्री लड़ेंगे। चलिए, जब विपक्ष की बात है तो एक सवाल मैं विपक्ष का ही लूंगा आपसे कि इंडिया गठबंधन बना है 28 दलों को लेकर, लेकिन जैसे ही असम में बंगाल में यात्रा जाने वाली थी, ममता बनर्जी ने झटका दे दिया। उसके बाद बिहार में आने वाली थी तो नीतीश कुमार ने झटका दे दिया। उसके बाद झारखंड में जब 2 दिन बाद झारखंड में यात्रा जानी थी तो झारखंड से भी बड़ा झटका मिला। तो इंडिया जो अलायंस है, जो मोदी के खिलाफ है, मतलब मोदी को हराने के लिए जो बनाया गया, तो उसका तो जो सूत्रधार थे वही अब पार्टी में जो है अब उस गठबंधन में नहीं है। इतने डरा देंगे उनको कि वे नहीं, डर किस चीज का? अब क्या पता, डर तो भाई, डर तो कहीं गए। भूत देखा कभी किसी ने? अब पूरा देश और पूरी दुनिया भूत डर रहे। तो ये तो अदृश्य भूत है, दिखाई थोड़ा देगा, डरा जाएंगे नहीं। और देखो क्या है कि विपक्ष में भी इनकी विचारधारा चलती है। इस तरह के लोग हैं जो अपनी विचारधारा विपक्ष वालों को भी देंगे। अब कांग्रेस है, बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसको चुनाव टाइम पर आ रहा सर पे हेलीकॉप्टर से सभा करनी चाहिए, चार्टेड प्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, एक दिन में 55 सभाएं होनी चाहिए। कोई ना कोई तो विचारधारा होगी कि उनको पैदल लगा दिया कि 3 महीने पैदल यात्रा करेंगे। जिससे नहीं, इस बार तो उन्होंने अपग्रेड किया है यात्रा को, पहले पैदल थे, इस बार बस से हैं। बस से भी कोई, बस से चुनाव लड़ सकता है बस से? तो मतलब कांग्रेस की रणनीति ही सही नहीं है चुनाव लड़ने की। रणनीति क्या है कि उनके वहां पे भी इन्हीं के विचारधारा के कुछ लोग हैं कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस में भी रहेंगे और काम पार्टी का, बीजेपी का करेंगे। ऐसे ही सब पार्टियों में उनकी विचारधारा है। संघ के जो लोग हैं वे मुहिम उससे काम करते हैं, धुएं की तरह। नहीं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, अब तो वो कांग्रेस से जो है उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन वो अक्सर कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते थे, राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, और वो ये कहते थे कि कांग्रेस के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को खत्म करने के जो है लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के लोग पाएंगे ना। अब ये कुछ अंदर बैठे हैं, सब पार्टी में है, कुछ अंदर बैठे हुए हैं, वे वहीं रह के ही काम करेंगे। कुछ लोग मकान के अंदर रहते हैं, बाहर हमलावर रहते हैं, तो मकान का दरवाजा अंदर से खोलने का भी तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि विभीषण अंदर घर में है, घर में है। बीजेपी के लोग जो है विपक्ष के अंदर बैठे हैं और वो वहीं से संघ एक विचारधारा है, वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देगी। वो जैसे हवा है ना, हवा भूत की तरह, वो आते हैं, उनकी विचारधारा डालते हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा सफल होगी नहीं? इस सफल चुनाव में कोई सफल होगी यात्रा? नहीं, देखिए पिछली बार जब यात्रा कह रहा कि अब टाइम नहीं है यात्रा होगा, अब तो हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन का टाइम है। भाई पैदल से बस में कर दिए, बस से कोई सफर होगा नहीं। देखिए, जब पिछली यात्रा की थी तो पिछली यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश जीता, यात्रा खत्म होती कर्नाटक जीता। तो पूरे देश का चुनाव है, उनको यात्रा रोकनी चाहिए, यात्रा को 6 महीने 7 महीने एक्सटेंड करना चाहिए। और चुनाव का टाइम है, अब हेलीकॉप्टर चार्टर्ड प्लेन लेके पूरे देश में सफाई करनी चाहिए।
लेकिन जो जनाधार वाले नेता हैं वो तो लगातार साथ छोड़ रहे हैं। बता तो छोड़ जाएंगे भाई, और छोड़ेंगे। अच्छा, यूपी में कैसी स्थिति रहने वाली है 24 में? मिशन 80 है बीजेपी का। 70 से कम जीतता है ये। 70 से कम? ये जीतने को तो सारे जीत जाएंगे। नहीं, लेकिन ये आपका आंकड़ा क्या है? आंकड़ा नहीं, हमारा आंकड़ा थोड़ा किसी का। वे तो बीजेपी के कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन ये सारे नहीं देंगे। ये मतलब बीजेपी का कैंडिडेट वोट से नहीं जीतता? ना ना, तो फिर कैसे? आप भी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? ईवीएम की तो जरूरत ही नहीं रही। चंडीगढ़ में ईवीएम था क्या? नहीं, ऐसे ही है। नहीं, चंडीगढ़ वाला मामला तो अभी कोर्ट में है ना, उसमें नहीं, तो कुछ नहीं होना, जांच अधिकारी कुछ नहीं होना। वो हाईजैक देखो, किया गया चुनाव। मुजफ्फरनगर और ये सब लोग भुक्त हो गए चुनावी टाइम पे, जब विधानसभा के चुनाव हुए। तो ये बताइए, चंडीगढ़ का चुनाव हाईजैक किया गया है नहीं? हाईजैक तो कर ही लेते हैं ये सब। देखो, विपक्ष वाले या कोई भी है, जो सरकार गलत काम करती है उसका अगर विरोध नहीं करोगे तो पूरा रणनीति उनकी कामयाब होती है। देखिए, विरोध करने का काम विपक्ष का है, लेकिन विरोध करते आप हैं ना। हम नहीं करते, हम चुनाव का कोई विरोध नहीं करते भाई किसी का। ना मैं चुनाव लड़ना, हमें तो अपना काम बहुत है। हमें तो खेती किसानी का, इसका लेबर का, आदिवासी का, इनका काम बहुत है। हम चुनाव का हमारा कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपने एक भविष्यवाणी की थी अभी पिछले दिनों। हाँ। आपने कहा था कि जो है 24 में आएंगे तो मोदी जी। फिर मैं क्या कह रहा है, तो उनके एक बड़े चैनल में बैठ के आपने इंटरव्यू दिया था, तब आपने कहा था इनके लक्षण तो नहीं रहे दूसरों के। हरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाही पैदा करता है। और उसके बाद आपने ये भी कहा था कि बीच में जो फिर प्रधानमंत्री योगी जी को बना दीजिएगा। तो योगी को बढ़ा, तो योगी नहीं, योगी जी को क्यों? है? और भी तो बड़े नाम है बीजेपी में। अच्छा भाई, अपने यहाँ का मुख्यमंत्री अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो आप चाहते हैं योगी जी बने? हमारे कहने से कौन लग रहे हैं? तो अमित शाह। अच्छा, आप लगातार सरकार को अपराधी बताते हैं। और किसको बताओ? तो वो अपराध क्या है सरकार का? जैसे बिहार में है, बिहार में मंडियां बंद कर दी। वहां अब कोई मंडी बिहार में है ही नहीं कि किसान अपनी फसल ले जाकर वहां बेच सके। सब सिस्टम खत्म कर दिया। यहाँ पे भी पूरे देश में ये मंडियां खत्म करेंगे, जिससे व्यापारी सस्ते में किसानों की फसलों को ले सके। किसको अपराधी बता दो? इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि मंडी अगर बंद कर दी जाएंगी और बिहार में तो व्यापारी करते के ना, हाथ में जो है सब बिहार कुछ में कमान आ जाएगी, तो फिर तो जो है किसान के लिए वो खतरनाक भाई है। मंडी एक किसान का प्लेटफॉर्म है। जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफॉर्म के नहीं रुक सकती। अगर वो बगैर प्लेटफॉर्म के रुके तो अगर कोई चैन खींच दे तो उसको मुकदमे दर्ज होते हैं। भाई किसान की ट्रेन को भी तो रोक दो आप प्लेटफॉर्म पे। किसान का प्लेटफॉर्म मंडियां हैं। जब 3 काले कानून आए, 182 मंडी मध्य प्रदेश की ए ग्रेड की वो इन्होंने बेचने निकाल दी। अभी भी जो प्राइवेट मंडियां हैं उसको परमिशन दे रखी है, कोई भी माल कहीं से भी खरीद कर कहीं बेच लो। तो व्यापारी ने बाहर मंडियां बना ली, वहां से खरीद करते हैं। ये धीरे धीरे मंडी 5, 6, 8, 10 साल में खत्म हो जाएगी मंडी। इनको टैक्स नहीं जाएगा, गिर जाएगी, लोग बाहर चले जाएंगे। इन जमीनों को फिर ये लीज पे देंगे। संघ के जो लोग होंगे, जो व्यापारिक विचारधारा के लोग होंगे सरकार के, उन लोगों को 1000 मीटर, 2000 मीटर, 500 मीटर इसकी जगह उसको लीज पे देंगे। फिर ये पूरी मंडी को कि मंडी बेचे भी ना, लीज पे दे दी हम लोग। 30 साल के लिए, फिर 30 साल की उन्हीं की हो जाती है। सब देश की मंडियां ऐसे जाएंगी। ये तो शमशान को नहीं छोड़ रहे। मेरठ में कंकर खेड़ा के पास में गांव है, उसका शमशान घाट 11 आदमी की कमेटी बनाई। 31 हजार रुपए कमेटी वालों ने दिए। उसका एक ट्रस्ट बनाया शमशान घाट का। उसमें 16 दुकानें निकलनी थी। एक दुकान 15 से 20 लाख रुपए की थी। वो तो फिर कुछ लोगों ने वो रुकवाया, नहीं तो शमशान घाट की कमेटी बनाई उन्होंने। ये देश में कुछ नहीं छूट देंगे। चलिए, अभी 3 साल में पॉलिसी आ रही, सुनो। जिसके किराए के 2 मकान होंगे, 3 वो मकान जाएगा। जो किराए पे किराएदारी से मकान चढ़ा रखा है जिसने, सब मकानों को चिन्हित लग रहे हो। जमीन जाएगी, सब जमीनें सब चिन्हित लग रही है। किसके पास में पट्टे की जमीन जा रही है। पट्टे की जमीन जो 40-40 और 50-50 साल पहले आया, वो सब
पट्टे कैंसिल कर सरकार दे देंगे, उनको फिर दीजिए पैसे, ये होगा। तो इसके लिए फिर आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि तो अगर जो है दिल्ली वाले धरने की बात करें तो उसके बाद कोई बड़ा धरना आपने नहीं अभी नहीं है बड़ा। और फिलहाल के मौजूदा वक्त की अगर बात अभी करें तो ये आप है कि बिल्कुल गांव जो के है, मंदिर बचा ले हम अपने, अभी मौजूदा वक्त में आप बिल्कुल जो है elected गांव हैं। के मंदिर, हम्म, गांव के मंदिर पे सरकार के लोग कब्जा कर रहे हैं, ट्रस्ट बना के। वो तो अब कह रहे गांव हैं वालों सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। में कब्जा, सौंदर्यीकरण कहाँ कब्जा कर रहे, ट्रस्ट बनाएंगे, एक शहर का ट्रस्ट बनाएंगे और वो 25 गांव के मंदिर पर कब्जा करेगा। वहां से चिट्ठी जारी करते हैं इस मंदिर को हम कर रहे हैं। इनका पूरा टारगेट है कब्जा करने का सब जगह। तो 24 में राकेश टिकैत किस तरफ रहेंगे? हम क्या बता किधर रहेंगे हम? नहीं, आपका भी हम एक किसी अपना को- जो है परिवार है किसानों का, आपका जो हम- यूनियन है उसका भी क्या परिवार बता, है। क्या कहाँ रहेंगे अभी, तो जब चुनाव होगा जब बताऊंगा। नहीं, कुछ वोटरों के लिए संदेश दे देंगे, संदेश दे देंगे, इस पर थोड़ा दिया जा संदेश। तो आप जो है राहुल गांधी को सरकार बताते हैं नहीं अक्सर। नहीं, सरकार तो जो मौजूदा सरकार है उनको, नहीं, राहुल गांधी को भी सरकार बताते हैं उनकी आप। जहाँ जहाँ सरकार है। नहीं, मतलब आप एक राहुल गांधी को लेकर कभी भी आप जब बोलते हैं तो कि राहुल गांधी सरकार है, नहीं। वो खुद में एक सरकार है। उनकी जहाँ सरकार होती हम्म, है, हर स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो है मौजूदा सरकार जो है वो तानाशाही की तरफ लेकर जा रही है? अच्छा, आपको नहीं लग रहा? वो तो आप बताएंगे ना। नहीं नहीं, आप बताओ। नहीं, हमारा तो काम जो आपकी बात जो है आप जो पूछेंगे आप वो- बताओ। अच्छा, आप बताओ वोट किसको दोगे? मैं तो ऐसे कैसे नहीं नहीं, बताऊं? क्यों बताओ? कोई तो बता। अच्छा, आप बताओ, क्या नाम आपका? अभिषेक पंडित पंडित जी। हिंदू हो आप तो? जी आप ये भारतीय हिंदू हो या नागपुरी हिंदू हो? नहीं, मैं भारतीय हिंदू हूँ। तो बीजेपी के खिलाफ हो, नागपुर के खिलाफ हो आप? नहीं, मैं खिलाफ ना क्यों किसी नहीं हो? खिलाफ हूँ, ना भाई, किसी के पक्ष में हिंदू हूँ। दो तरह के हैं, जी एक नागपुरी हिंदू है हाँ। और एक भारतीय हिंदू। आप कौन से हिंदू हो बता ये दो। नागपुरी हिंदू कोई जैसी चीज है वो तो मुझे आपसे पता चल रही है। नहीं नहीं, आप बताओ ना। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए नागपुरी आप हिंदू बताओ, कौन है? आप बताओ। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी सुन रहा हूँ संघ सब। वाले हिंदू हो आप, बीजेपी वाले हिंदू हो? नहीं, मैं या- ना मैं बीजेपी का हूँ ना मैं संघ का हूँ। मैं एक पत्रकार तो हूँ। आपकी आवाज जो भारतीय है, हिंदू आपका होगा। सवाल किसी और तक आप ये पहुंचाऊंगा, बताओ, किसी और का आप- सवाल अरे, आपके पास। मतलब इतना डरे क्यों? बता देना, दो तरह के हिंदू हैं। मैं भारतीय हिंदू हूँ। बट ठीक है भाई, वो तो मैं आपको पहले ही कहा मैंने इस बात को। मैंने ये बात आपको जो है शुरू में ही कही। अच्छा, जी। तो इस बार का लोकसभा चुनाव क्या से- पता क्या होगा लोकसभा चुनाव में? अब देश में अच्छा, एक चुनाव बात कहाँ हो बता रहे? दीजिए, चुनाव कहाँ हो रहे? आखिरी बात बता दीजिए। हाँ। इस बार जो है बीजेपी ने नारा दिया इस बार जो है 400 पार। नहीं, इन्होंने जो टारगेट बना रखा 300। लेकिन पिछली बार दिया था नारा 300 पार, 303 लेके आए। इस बार 400 पार का नारा दिया भाई, है। तो क्या वो ये जो तो- ये 86 तो- वाला जो ये तो जो इतिहास है वो बदल पाएगा? ज्योतिषी है ये, इनको कहाँ से क्या क्या करना है, इन्होंने सब स्क्रिप्ट बनी हुई है। ठीक है, ये 350 से नीचे रहेंगे, 350 से नीचे। 350 और यूपी में 70 से कम। 70 से कम। ये 68, 67 और 68 लेकर आएंगे। ये अपने लोगों को भी हराते हैं। अच्छा। जो सा नेता बने हैं ये उसको भी हरावे। जैसे दो लोग थे यहाँ पे, एक थाने भवन से था और एक सरदर से था। संगीत ये सोम और सुरेश हमें नहीं राणा। पता कौन थे, दोनों बड़े नेता बने, दोनों को हराया। बीजेपी ने क्यों हराया? उन्हें तो वोटरों ने हराया ना, वोट नहीं दिए। यहाँ से मतलब जो आप ये बात इशारों में कहना चाह रहे हैं, खुलकर ये ये बात खुलकर कहिए ना। क्यों किसी का नाम लो? वो धर्म सिंह सैनी था, वो कैसा आया? हाँ। सहारनपुर आप वाला, बताइए वो तो सहारनपुर कैसे- वाला विधायक आप कैसा? बताइए वो तो कैसे आ बिजनौर से 3 आ रहे, यहाँ से आ रहे। खुलकर बताइए। बताया क्या भूल गए? 350। देश में लोकतंत्र नहीं है, हम्म, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। हम्म, हारा हुआ कैंडिडेट भी बीजेपी के ऑफिस में जाकर ज्वाइनिंग करता है। जब हार जाता है तो हार का तो आदमी को घर जाना चाहिए। हम्म। वो कहे मैं हार गया भाई, मेरी जान बचा दो, मुझे बीजेपी और ज्वाइनिंग करवा दो। अच्छा। अभी और ज्यादा हालत खराब होगी देश में। मौजूदा हालत जो है वो खराब है, आप कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं खराब है? सही है आप बताइए वो तो। भाई, धार्मिक बात करते हैं और बेईमान। चलिए अब धार्मिक बात आई पे आई धार्मिक तो बात मैंने एक करते आपका जो हैं। है कि जो है शो देखा था जिसमें हाँ, राम मंदिर का पीछे फोटो लगा था और आप एंकर पर बहुत बुरी तरीके से भड़क गए थे। तो मंदिर का क्यों लगा रहे हो? नहीं, लेकिन उनका टैगलाइन था कि मुख्यमंत्री को लेकर उनका टैगलाइन था कुछ। मुख्यमंत्री का मंदिर से क्या तो आप जो है अयोध्या जाएंगे राम मंदिर तो के हम दर्शन जाते करने? हैं। अक्सर जाते हैं। हाँ, जाते हैं। तो अब जब जैसे नया मंदिर बना तो जाएंगे? नया कहाँ बना? वो तो प्लास्टिक का, वो जो
जो फ्रेम लगाए ना उसपे, वो जैसे बैंक्वेट हॉल पे लगाते हैं प्लास्टिक वाले, फाइबर वाले वो लगाए। नहीं, फाइबर चंदा वाला पूरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं। आप गए हाँ मैं गया हूँ। और उनकी दीवारें देखी? नहीं, वो जो फाइबर है वो चारों तरफ जो बाउंड्री की हुई है वो फाइबर है। क्यों मायावती की तरह पत्थर लगा देते रहे? कोई चंदा कम है? वो कंस्ट्रक्शन के लिए लगाए हुए, कंस्ट्रक्शन कैसे लगा दी? पूरा देश को लूट लिया और फाइबर की, भगवान राम की भी दीवारें फाइबर की कर दी। क्यों? पत्थर का लगा देते ना। अंदर तो मैं नहीं गया, आप हमारी जब एंट्री जाओ- 22 तारीख में नहीं थी, 21 तारीख तक आप हमारी जाके entry थी। देखना, वो पूरी दीवारें वहाँ फाइबर की है जो डिजाइनिंग है। चंदा पूरे देश से, दुनिया से ले लिया। चलिए, मैं धार्मिक सवाल पूछना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ना आपने पूछना, धार्मिक सवाल की बात की तो जो है हम राम मंदिर का जो ये लहर है या जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलेगा या नहीं? अरे राम मंदिर तो एक बहाना है। वो तो वे जो अधिकारी रहते हैं वे देते हैं फायदा। तो ये कहेंगे कि वोट हमको वहां से मिली और हम जीतेंगे फर्जी तरीके से। मतलब राम मंदिर का फायदा नहीं होगा बीजेपी को? ये कह रहा है कि फायदा नफा नुकसान तो इनको उससे क्या लेना राम मंदिर से। अभी ज्ञानवापी का भी मामला शुरू हुआ है। ये सब चलते रहेंगे ऐसे ही, उलझा कर रखेंगे। तो 24 तक ही चलेंगे या बाद तक भी चलेंगे? चलते रहेंगे तो 32 तक चलेंगे। 32 तक? 32 के बाद में डाउनफॉल आना शुरू होगा इनका। मतलब 24 के बाद अगला चुनाव 29 में है, तो फिर 32 में कैसे? बता दें अगला विधानसभा चुनाव 32 में होगा। इतना लंबा नहीं, इशारों में बता रहे हैं आप, जो है खुलकर बताइए ना थोड़ा सा। बता दें। अच्छा, चलिए ये बता दीजिए, इंडिया गठबंधन को उसका नुकसान होगा प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता अस्वीकार किया गया वोटर के लिए? देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज से। ये तो एक बहाना है। सबके घरों में मंदिर है, जो जिस धर्म में कस्टम में रहता है उसको सब मानते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो राम को नहीं मानता तो वो हिंदू नहीं है। नहीं, कोई कृष्ण को भगवान को मानता है, कोई शिव परमात्मा को मानता है। हमारे सब गांव में शिवालय और मंदिर बने हुए हैं। सब लोग पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ को पार्टी से मत जोड़ना। कोई सरकार के साथ में नहीं है तो ऐसा थोड़ा कि वो हिंदू नहीं रहा। चलेगा? अभी तो कहा हिंदू दो तरह के हैं देश में। नहीं, वो दूसरी तरीके की हिंदू, लेकिन आप बता नहीं रहे ना कैसा बता है। तो मुझे तो सिर्फ भारतीय हिंदू का पता है। नागपुर का जो हिंदू है उसका मुझे नहीं पता, वो बता दीजिए। नागपुरी दर्शक भी देख लेंगे। नागपुरी हो सकता है बहुत से दर्शक ऐसे हो जो जिनको नहीं नया पता। हिंदू बना है वो नागपुरी हिंदू है। नया हिंदू मतलब 2014 के बाद जो हिंदू बना, जो भी बन रहा है वो जो वैचारिक या फिर 2019 के बाद जो बना? नहीं, हाँ, अभी जो सरकारी जो हिंदू बन रहा है, जो सरकार के अनुसार हिंदू बन रहा है वो नागपुरी हिंदू है। विचार नहीं बताएंगे आप? नहीं, हमें क्यों बताओ खुल के भाई। जनता को समझ आना चाहिए ना। समझ जाएगा जनता तो समझ जाए। चलिए, एक आखिरी सवाल, सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे, क्या किसानों की मांग रखेंगे? एक आखिरी सवाल सरकार से है कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार लेकर आए। बस अभी तो वही करवाए तो उससे कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इनसे हमने जो राजनीतिक बात की, धार्मिक मुद्दों पर भी बात की, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात की, और बेबाकी से इन्होंने हर सवाल का जवाब भी दिया। भले ही जो है कुछ बातों को इन्होंने गोलमोल जरूर किया, इशारों में कुछ जो है समझाया भी, लेकिन इनसे हमारी एक खास बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।